फ्रेंड्स आई होप आज की क्लास देखने के बाद किसी को ठीक नहीं छोड़ना। देखिए आज की क्लास भाई आपके लिए होने वाली है। तो आपके एग्जाम में लैंग्वेज पैडागोजी आती है ना, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और हमेशा पिछले कई सीजन से कहता रहा हूँ कि अगर आपने अपनी हिंदी पैडागोजी अच्छी करनी तो दूसरी लैंग्वेज की पैडागोजी आपके अपने आप ही आप हो जाएगी। यानी कि दो लैंग्वेज के अंदर आपको पैडागोजी 15-15 नंबर की देखने को मिलती है, 30 नंबर की आपकी पैडागोजी आती है दोनों लैंग्वेज को मिलाकर। तो भाई इसके लिए मैंने आपके लिए 100% पास सीरीज यहाँ पर चला रखी थी, तो आपको आपका एग्जाम 100% ही पास कराएगी और बहुत अच्छे नंबर से पास कराएगी। जिसमें मैंने आपको इजी क्लास दी, आसान क्लास दी, मॉडरेट क्लास दी और उसके बाद आज आपके सामने हार्ड क्लास है। ठीक है, और हार्ड क्लास के अंदर जो ये आपकी हार्ड क्लास है, ये आज आपकी आखिरी हार्ड क्लास है इस सीरीज की। जो ये सीरीज मैंने चलाई थी तो ये सीरीज अब खत्म हो जाएगी, उसके बाद सीधे महामैराथन क्लास का आगाज होने वाला है। और आज के हार्ड क्लास के अंदर जैसे कल सीडीपी की हार्ड क्लास आपके सामने अंतिम क्लास थी, तो जिस प्रकार के क्वेश्चन कल की क्लास के अंदर थे आज भी आपको पूरे नहीं कह रहा कि पूरे 30 में से 30 आज लेकर आओ। आज की क्लास में भी जैसे कल सीडीपी की क्लास में कहा था 20 नंबर, उसके बाद हमारी मैराथन क्लास है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत कर लेते हैं। आज आपके सामने जो ये हार्ड सीरीज खत्म हो रही है, यानी कि 100% पास सीरीज की जो हार्ड क्लास के माध्यम से खत्म हो रही है, तो देखते हैं आज आपको कैसी क्लास लगेगी। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन आपका नेगेटिव पूछा है। अब देखिए जो स्टोरी टेलिंग मेथड है, जो हमारा नया वाला एनसीएफ आ रहा है ना, एनसीएफ स्कूल एजुकेशन के लिए आ रहा है। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 वाला आ रहा है। तो 2023 के अंदर बहुत सारी टीचिंग मेथड और शिक्षण विधियों को शामिल करने की बात की है, जिसमें एक मेथड आपका स्टोरी टेलिंग मेथड भी है। ये वाला मेथड जैसे कि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि बच्चों को कहानियों के माध्यम से आपको बच्चों को सिखाना है कि पहले बच्चों को आपने कोई कहानी सिखाई और उसके माध्यम से बच्चों में आपको ज्ञान का निर्माण करना है, भाषा का विकास यहाँ पर करना है। जैसे हम बच्चों को, छोटे बच्चों को कौन सी कहानी सुनाते हैं? आपने थर्स्टी क्रो की कहानी पढ़ी है, ये प्यासे कौवे की कहानी पढ़ी है, जिसको प्यास लगी थी लेकिन पानी नीचे था तो कंकड़ डाल डाल के ऊपर पानी आया और अपना पानी पीकर प्यास बुझा ली अपने साथ में, जिसकी वजह से जो कछुआ होता है वो इसको यहाँ पर हरा देता है। तो भाई ऐसी कहानियों के माध्यम से बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है, और खासकर प्राइमरी क्लास का बच्चा हो ना, प्राथमिक क्लास का बच्चा हो, उसको तो मतलब इससे बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता कि बच्चे को कहानियों के माध्यम से यहाँ पर सिखाया जाता है। तो जो स्टोरी टेलिंग मेथड होता है, जिसमें जो अध्यापक होते हैं वो बच्चों को कहानियों के माध्यम से कोई चीज यहाँ पर सिखाते हैं। जैसे वो कहानी मैंने आपके सामने बताई, ठीक है, ऐसे बहुत सारी और कहानी होती है। तो स्टोरी टेलिंग मेथड आपके सामने बेस्ट मेथड के अंदर काउंट होता है, मतलब कई सारे बच्चों के लिए बेस्ट मेथड होते हैं। ठीक है, जो आपके सामने देखने को मिलते हैं उसमें से एक मेथड ये होता है। और देखिए इस स्टोरी टेलिंग मेथड लोमड़ी की कहानी सुनिए, जिसको अंगूर नहीं मिलते, खूब छलांग लगा, व्यक्ति को कोई चीज नहीं मिलती तो क्या कहता है, अंगूर खट्टे हैं, मतलब हमने नहीं ली। ठीक है, ये खट्टे अंगूर है, वरना हम तो दिमाग में यहाँ पर आएंगे क्या नए नए विचार आएंगे, यानी रचनात्मकता देख यार यूपीएससी एग्जाम क्या है, तो मैं बैठ नहीं रहा पेपर में, वरना चुटकी में निकालूंगा। ठीक है, तो वो तो मैं फेल इसलिए हो गया, मेरा ध्यान नहीं था पढ़ने में, वरना क्या एग्जाम है यूपीएससी का। तो दोस्तों जब एग्जाम पास नहीं हुआ, जब लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, जब अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। तो दोस्तों इसलिए जब बच्चों को हम कहानियों के माध्यम से सिखाते हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड के माध्यम से सुनाते हैं, तो बच्चा इंगेज होता है। ठीक है, इसमें बिल्कुल अपना ध्यान अटेंशन सारा वही केंद्रित कर लेता है जब उसको कहानी सुनाई जाती है, और अपनी कल्पना करना स्टार्ट कर देता है, नए नए विचार लाने यहाँ पर शुरू कर देता है। इस बात को समझिए। और देखिए जो स्टोरी टेलिंग मेथड है, स्टोरी टेलिंग मेथड को नई शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये बात कही जा रही है कि भाई आप नहीं पढ़ी तो मैंने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट पढ़ा रखा है, आपको उनको देख लेना। और ये बात हो रही है आपके सामने स्टोरी टेलिंग मेथड की, आपके सामने जो बच्चों को कहानियों के माध्यम से चीजें सिखाई जाती है। अच्छा देखिए एक पॉइंट और आ रहा है, जब बच्चों को आप कहानी सुनाते हो तो भाई आप लोग यहाँ पर बोलना स्टार्ट करो तो बच्चा क्या काम करता है, सर्वट कर बच्चा करनी चाहिए। इस प्रकार का आपका काम आप जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसको समझने में, उसका प्रयोग सीखने में हेल्प करती है, बिल्कुल करती है। देखो जब यहाँ पर जो टीचर होते हैं, जैसे मान लीजिए टीचर है, बच्चों को कहानी सुना रही है, तो इस कहानी को एक प्रॉपर सीक्वेंस में सुनाएगा कि बेटा देखिए एक आपका कौवा था, उसको एक प्यास दी, ऐसा तो नहीं कह सकता कि बेटा एक आपकी प्यास दी फिर ठीक है उसके बाद प्यास उड़कर मटके के पास चलेगी, मटके के अंदर से पत्थर ऊपर निकलने शुरू हो गए। मतलब जो भी शब्दों का यूज किया जाएगा ना एक स्ट्रक्चर फॉर्म में, एक संरचनात्मक रूप से यूज किया जाएगा कि भाई पहले कुएं की बात आ रही है तो कोई की बात यहाँ पर आएगी, जिसमें पहले करता आ जाएगा क्रम क्रिया, ये सब चीज यहाँ पर आ जाएगी। तो कहानी सुनाने के माध्यम से बच्चे में वाक्य संरचना का विकास होता है, तो बात भी ठीक है, पॉजिटिव है। दूसरा कहता है जो कहानियां होती है ना वो बच्चों में समस्या समाधान तथा चिंतन कौशल के विकास में भी यहाँ पर सहायक होती है। बिल्कुल ठीक बात है, बच्चा समस्या का समाधान करता है कहानी के माध्यम से, बहुत सारी चीजों को सीखता है और दूसरी अपनी समस्याओं के समाधान उनका यूज करता है और साथ ही चिंतन करता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तीसरा कहता है जो कहानियां होती है ना वो बच्चों को केवल जीवन में अनुसरण किए जाने वाले नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने का माध्यम है। अब देखिए कहानियों के माध्यम से जो है ना बच्चों को हम लोग मोरल वैल्यूज के बारे में सिखाते हैं, नैतिक मूल्यों के बारे में सिखाते हैं, यानी कि अच्छे बुरे के बारे में सिखाते हैं कि बेटा ईमानदार होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ आपको मेहनती होना चाहिए, इस प्रकार से काम चोर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों कहानी के माध्यम से इन चीजों का तो विकास बच्चे में होता है और अध्यापक ये कराता भी है, लेकिन क्या इनका विकास होता है? बच्चे में रचनात्मकता नहीं आती, बच्चे में कल्पना शक्ति नहीं आती, बच्चे का सुनने का और बोलने का भाषा का कौशल का विकास नहीं होता। तो ये सारी चीजें भी तो होती है। तो इसने कहानी को केवल जीवन में अनुसरण किए जाने वाले यानी कि प्रयोग में लाए जाने वाले नैतिक मूल्यों की शिक्षा की यहाँ पर बात कर दी, ये नेगेटिव है। ठीक है, केवल नहीं कहना चाहिए था, अदरवाइज आप कंकड़ के बारे में नहीं सुना तो कंकड़ कहानी बच्चे के समाज और संस्कृति से जुड़ी वाली बताओगे तो बच्चा बहुत जल्दी यहाँ पर सीखेगा। बच्चे के 80% लोगों ने याद कर दिया, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, मान के। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं आपके सामने, मैं वेस्ट यूपी की बात करता हूं तो वेस्ट यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, उसमें आपका गाजियाबाद आ गया, गौतम बुद्ध नगर आ गया, ठीक है, मुजफ्फरनगर यहाँ पर क्लिक किया जाता है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? अब देखो वेस्ट यूपी के अंदर जो है ना भाषा तो यूज होता है भाई हमारे देश के अंदर ज्यादातर हिंदी का, और अगर मैं वेस्ट यूपी की बात करूं तो यहाँ पर हिंदी का यूज होता है। लेकिन हिंदी तो होती है ना, तो जो हिंदी होती है भाई हमारी भाषा होती है, क्या होती है? हिंदी हमारी होती है, एक भाषा होती है। लेकिन मैंने कहा कि भाषा की कई सारी बोलियां होती है, तो हमारे वेस्ट यूपी में खड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी खड़ी बोली? यहाँ पर हमारे वेस्ट यूपी के अंदर बोली जाती है। मतलब अगर आराम से भी बात करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे लठ मार रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आप वेस्ट यूपी के अंदर जाकर पूछोगे कि हेलो भाई साहब मुझे जो है ना गाजियाबाद जाना था, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि बागपत से गाजियाबाद जाने का रास्ता क्या? अरे एक काम करियो, उधर से जाइए और उनके को घूम जाइए, और उनको घूम के बाद वहां मिलेगा पेड़। अच्छा तुम और आपका मतलब तू चलेगी, और तू एक काम करियो उनके से घूम जाइए पेड़ से, जैसे तू आ जाएगा ठीक है उससे एक टर्न लेकर ध्यान रखियो, गलत मत घूम जाइयो वरना फंस जाएगा। फिर कहेगा कि मैं कहां फंस गया, तो जरा रास्ता पूछने वाला मुझे कहेगा कि यार मुझे रास्ता बता रहा है, मुझे धमका रहा है, ठीक है। तो ये बोली होती है, टोन होती है, इस प्रकार की ये डायलेक्ट होती है, ठीक है, जो पर्टिकुलर स्पीच के अंदर बोली जाती है। अब ये कह रहा है कि ऐसी कम्युनिटी में, ऐसे समुदाय में जो स्पीच का वाक्य यूज हो रहा है, तो भाषा के दो या दो से अधिक रूप साथ साथ प्रचलित होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं वेस्ट यूपी की बात करूं तो वेस्ट यूपी के अंदर मान लीजिए कोर्ट है, तो
तो कोर्ट के अंदर जो यूज होता है मानक भाषा का यूज होता है। कैसे यूज होगा? बिल्कुल ऑफिशियल। कौन सी भाषा का? मानक भाषा का, बिल्कुल ऑफिशियल भाषा का यूज होगा, यानी कि औपचारिक भाषा का यूज होता है। क्योंकि मान लीजिए कोर्ट के अंदर जा रहा है तो भाई औपचारिक भाषा का यूज होगा, शुद्ध हिंदी का, एक एक मात्रा का, एक एक सब चीज का ध्यान रखा जाता है। और अगर मान लीजिए अपने दोस्त या परिवार से मान लीजिए बात करी जा रही है, अपने समुदाय के आसपास के लोगों से बात करी जा रही है, तो अनौपचारिक भाषा का यूज होता है। कौन सा? अनौपचारिक भाषा का यहाँ पर यूज होता है। अनौपचारिक भाषा का यहाँ पर यूज होता है, वही कहा जा रहा है थोड़ी बहुत हमारी सुन ले, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के दो या दो से अधिक रूप साथ साथ प्रचलित होते हैं तथा प्रत्येक रूप का अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों में और कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर कोर्ट के अंदर जाएगा तो अलग यूज होगा उस भाषा का, और अपने परिवार से दूसरे लोगों से बात करेगा तो अलग रूप होगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? क्या इसको द्विभाषा रूपिता कहा जाएगा? डिग्लोसिया, बिल्कुल ठीक बात है, इसको डिग्लोसिया कहा जाता है भाई। यानी कि दो भाषा के रूप की बात करें, डिग्लोसिया को कहा जाता है। देखिए दो भाषाओं की बात हो रही है, यानी कि जब किसी समुदाय में एक ही भाषा का यूज अलग अलग जगह किया जा रहा है तो इसको डिग्लोसिया कहा जाता है, यानी कि भाषा रूपिता इसको कहा जाता है। तो पहला आंसर सही हो जाएगा। तो ये तो डायलेक्ट है, डायलेक्ट आपकी बोली होगी, जैसे मैंने कहा खड़ी बोली हमारे यहाँ बोली जाती है तो बोली होगी। लेकिन जब भाषा का यूज, ठीक है, कह रहा है ना दो या दो से अधिक रूप, जब भाषा के दो या दो से अधिक रूप साथ साथ प्रचलित होते हैं तथा प्रत्येक साथ साथ चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसकी कोर्ट के अंदर जॉब है, तो भाई कोर्ट के अंदर कोर्ट वाली भाषा बोलेगा, औपचारिक भाषा बोलेगा, जज के सामने औपचारिक भाषा बोलेगा, जज के सामने तो लिखेगा क्या जज साहब खाना पीना खा गया है या वैसे आ गया, ठीक है, के ढंग से पढ़ लियो, ऐसे तो नहीं बोलेगा हेलो, ठीक है, मेरे इनका ये भाषा का रजिस्टर है, ठीक है ना, ये भाषा का नहीं करना भाई। कोड मिक्सिंग होता है जब दो भाषाओं को मिक्स किया जाता है। जैसा आप लोग देख रहे हो, पहले मैंने कोड मिश्रण बोला, फिर कोड मिक्सिंग बोल दिया, हिंदी बोला फिर इंग्लिश बोल दिया, फिर उसके बाद फिर हिंदी बोला फिर यहाँ पर इंग्लिश बोल दिया। तो ऐसे जब दो भाषाओं को मिश्रित किया जाता है तो कोड मिक्सिंग होती है, कोड का मिश्रण होता है, भाषाओं का मिश्रण होता है। तो भाई भाषाओं का मिश्रण क्या होगा? या तो भाषा के दो अलग अलग, ठीक है, भाषा के दो या दो से अधिक रूप साथ साथ प्रचलित हुए लेकिन प्रयोग अलग अलग जगह होगा, समाज के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, काम के लिए आप होगा, तो इसको डिग्लोसिया कहा जाता है। बहुत तेज आदमी भाई, ठीक है, इतनी जल्दी अपना आंसर भी चेंज कर ले तो बहुत तेज आदमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आपको खरगोश और उसकी कछुए की कहानी बताई, आपको प्यासे कुएं की कहानी बताई। इसी प्रकार से जो कहानियां होती है, घटनाएं होती है, छोटी छोटी कथाएं होती है, उनका संग्रह, यानी कि इन दोनों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। उसके लिए संग्रह के बाद आ रहा है पूरक पठन सामग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल, इसके रूप में निर्धारित किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, मान लीजिए आप किसी बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं, ठीक है, भाषा अधिगम करा रहे हैं। मान लीजिए बच्चे की भाषा हिंदी है, क्या है, एक बच्चे की भाषा हिंदी है, ठीक है। अब आप बच्चों को दूसरी भाषा सिखा रहे हैं, कौन सी दूसरी भाषा सिखा रहे हो? भाषा उसको सिखा रहे हो, इंग्लिश सिखा रहे हो, यानी कि जो बच्चों को भाषा सिखा रहे हो दूसरी, तो ये हो जाएगा भाषा अधिगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भाषा अधिगम हो जाएगा। और जो पहली भाषा थी वो होती है बच्चे की मातृभाषा, यहाँ पर होती है। अब मान लीजिए आप उसको इंग्लिश सिखाना चाहते हो, तो इंग्लिश सिखाने के लिए क्या करो? आप जो है ना बच्चों को कहानी वाली पुस्तकें दे दो या कोई कहानी सुनाओ इंग्लिश के अंदर। और अगर मान लीजिए बच्चों को आपने इस प्रकार से कहानी सुनाई, जैसे मान लीजिए ये कहानी सुनाई आपने इंग्लिश में सुनाई बच्चों को, ये बेटा दांत ब्रश करो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखा है रेमिटेंट जो यहाँ पर है, ठीक है, उसके बारे में लिखा है, तो सामग्री के रूप में इसका निर्धारित किया जाता है। तो भाई बच्चा बहुत जल्दी समझेगा इसे, क्योंकि आप बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हो, आपने इंग्लिश को सिखाने के लिए मान लीजिए कोई एक्टिविटी करवा दी, या मान लीजिए नियम सिखा दिए, या जो भी इंग्लिश के नियम होते हैं, ठीक है, वो आपने उसको सिखा दिया। भाई बच्चा इनसे बहुत जल्दी सीखता है अगर इस प्रकार की चीजों से आप उसको सिखाओगे। तो जो पूरक पठन सामग्री है, इस प्रकार की सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल है, इस प्रकार की कहानी कविताएं जो मैंने आपको बताई, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है वो आपको बताना है। कितना बढ़िया सवाल है। खाली भाषा अधिगम से बात नहीं करनी, भाषा अधिगम के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे होते हैं आपके सामने हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या भाषा पूरक पठन सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? क्या यहाँ पर गहन पठन हो रहा है, यानी इंटेंसिव जो रीडिंग हो रही है उसको प्रमोट, उसको समुन्नत किया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है? भाई गहन पठन की बात हो रही है, भाई हमें बच्चे को दूसरी भाषा सिखानी है, और दूसरी भाषा को सिखाने के लिए हमने सप्लीमेंट्री तौर पर कुछ कहानियां, कुछ घटनाएं, कुछ इस प्रकार की चीजें यहाँ पर बच्चों के लिए दे दी, तो बच्चा उसे जल्दी सीखेगा ना। तो गहन पठन की तो कोई बात नहीं हो रही। दूसरा कह रहा है नैतिक मूल्य अधिगम को प्रमोट कर रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो भाई नैतिक मूल्य भी बच्चों को ऐसे हम नहीं सिखा रहे, वो तो अपने आप ही सीख जाएगा कहानी कविताओं के माध्यम से, तो ये भी उद्देश्य नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हो रहा है विस्तृत, यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है, जो विस्तृत पठन होता है, जिसमें व्यक्ति किसी भी काम को किस लिए करता है कि अपनी रुचि की वजह से करता है, अपने इंटरेस्ट की वजह से करता है, अपने आनंद, अपनी मजे के लिए जब किसी चीज को पढ़ता है। तो भाई अगर आप बच्चे के लिए ऐसी पूरक पठन सामग्री, कोई कहानी, कोई कथा है, कोई घटना है, अगर आप बच्चों को ऐसी पूरक पठन सामग्री उसको पढ़ाओगे तो उनको पढ़ने में मजा आएगा, उनको पढ़ने में बच्चों को आनंद आएगा, और उसके माध्यम से बच्चा जो है ना अपने आप ही नैतिक मूल्य को यहाँ पर में सबसे हार्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, और उसके साथ में जो मैंने खुद तैयार करे वो हो सकते हैं। अगर आप इनको सोल्व कर पा रहे हो ना तो समझ लो बहुत बड़े तुरंत खा बनते जा रहे हो, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट तथा दूसरे को स्थानीय व्यक्ति की भूमिका बनाने के लिए कहती है। तो संवाद इस प्रकार का है, जैसे मान लीजिए मैं एक स्थानीय व्यक्ति हूं, ठीक है, और एक मान लीजिए अजनबी व्यक्ति है, ठीक है। तो मान लीजिए अजनबी व्यक्ति मेरे पास आया कि मुझे क्षमा कीजिए डाकघर कहाँ है, उसने मेरे से सवाल पूछा, तो मैंने कहा वह बैंक ऑफ इंडिया के पास है, क्योंकि मैं स्थानीय व्यक्ति हूं, मुझे पता कि डाकघर कहाँ है, तो मैंने कह दिया बैंक ऑफ इंडिया के पास है। उसने कहा धन्यवाद, कृपया बताइए बैंक तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अजनबी भाई नहीं पता रास्ता, मुझे पता है। तो मैंने कहा यह सिनेमा हॉल के पास है, आप सीधे चलिए और पहले मुड़िए, ठीक है, और पहले मोड़ से बाहर मुड़ जाइए, ठीक है। तो उपरोक्त जो संवाद हुआ तो मेरे बीच में, स्थानीय व्यक्ति के बीच में और एक अजनबी के बीच में संवाद डायलॉग हुआ, तो उसमें भाषा का प्रयोग मुख्यतः किस प्रकार के संदर्भ को दर्शाता है? बताओ, यहाँ पर तो भाषा का यूज हुआ है, तो सामाजिक संदर्भ में जब हो जाता है, जब या तो दोनों आपके लोकल हो जाते हैं, स्थानीय हो जाते हैं, या दोनों अजनबी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा सामाजिक संदर्भ का यूज हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं संप्रेषणात्मक संदर्भ। बिल्कुल ठीक बात है भाई, कम्युनिकेशन वाला काम तो यहाँ पर हुआ है, भाषा का, दोनों ने आपस में बातचीत करी है, लेकिन दिक्कत फिर वही आ गई, एक अजनबी है और एक स्थानीय व्यक्ति यहाँ पर है, तो कम्युनिकेशन तो हुआ है, लेकिन इस प्रकार से भाषा संदर्भ का यूज नहीं हुआ। देखो थर्ड ऑप्शन, देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन, विशिष्ट कार्यात्मक संदर्भ, कि विशिष्ट कार्य के लिए जब भाषा का यूज किया जाए उसको कहा जाता है विशिष्ट कार्यात्मक संदर्भ। तो यहाँ पर विशिष्ट कार्य हो रहा है, क्योंकि भाई एक अजनबी है और एक स्थानीय व्यक्ति है, तो अजनबी व्यक्ति को कहीं जाना है, उसका कोई विशिष्ट कार्य है, वो किसी से रास्ता पूछ रहा है, वो किसी से सलाह आप ले रहा है, तो विशिष्ट कार्य के लिए जब भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसको बोला जाता है विशिष्ट कार्यात्मक संदर्भ। तो ये भाषा का कौन सा प्रयोग, जिन्हें कठिनाई आ रही है उनके लिए प्रथम रूप से शिक्षण किया, मतलब अलग से उसके लिए टीचिंग कराई। अब यार अलग से तो टीचिंग कराने से तो मैं आपको महाभारत दे दूंगा, तो आपकी महाभारत आने वाली है, ठीक है, लैंग्वेज पैडागोजी वाली, जिससे वे इस तरीके की पाठ्य सामग्री के प्रति अपनी समझ बना सके और पठन यानी कि रीडिंग कर सके। इस तरीके के अभ्यास को किस रूप में जाना जाएगा? क्या ये आपका कुछ इस तरीके कौशल है, यानी कि हाई लेवल की स्किल यहाँ पर, तो कोई हाई लेवल की स्किल थोड़ी है, बच्चे को कठिनाई आ रही है पढ़ने में, आपने उसकी समस्या का निवारण कर दिया, तो ये कोई उच्च स्तर का कौशल तो होने सर।
दूसरा कि आपका चिंतन कौशल है, तो देखिए थोड़ा बहुत तो भाई चिंतन हो रहा है, तो भाई चिंतन हुआ कि भाई बच्चों को किसी चीज में कठिनाई प्रॉब्लम आ रही है, तो अब मुझे उसका समाधान करना है। तो समाधान के लिए एक अध्यापक होने के नाते मैंने क्या कहा कि भाई महामैराथन क्लास आ रही है, सब निचोड़ दूं मैं एक साथ, बेफिक्र रहिए। तो आप किस नहीं बेटा आप गलत कर रहे हो, आपको कठिनाई आ रही है, आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो, तो फीडबैक नहीं दिया जा रहा, यहाँ पर रिमीडियल टीचिंग दी जा रही है, उपचारात्मक शिक्षण दिया जा रहा है। देखिए जब यहाँ पर जो बच्चों को कठिनाई आ रही है, इसी कठिनाई का पता लगाया, तो इसको बोला जाता है आपका निदानात्मक, क्या बोला। अब सीटेट के एग्ज़ाम के मुश्किल से 8 दिन बचे हैं, तो इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए? इन दिनों में जितने भी आप नोट्स बना के रखे होंगे, जितने भी सारे नोट्स, उसको एक-एक बार रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा सारे नोट्स को। जैसे हम देखिए यहाँ हिंदी का नोट्स बना के रखे हुए हैं, तो हम हिंदी का सारा नोट्स एक-एक बार सारे को पढ़ना है। और उसके बाद हमने साइंस का भी नोट बना के रखा है, क्योंकि मुझे साइंस का एग्ज़ाम देनी है। तो देखिए इस तरह से हम रिवीजन कर रहे हैं। जो चैप्टर हमें थोड़ा कठिन लग रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो उसको हम मोड़ के रख रहे हैं, ताकि उसको अगेन बार एंड मतलब अगेन एंड अगेन उसको पढ़े, याद करें, उसको समझे। उसके बाद मैंने देखिए सेट रखी हुई है, सेट जो भी लगाई है, तो इस सेट में भी जो भी प्रॉब्लम हुआ है, उस प्रॉब्लम को भी मैं सॉल्व कर रही हूँ कि कैसे ये पूरा ख़त्म होगा। और इस तरह से देखिए मैंने सेट को भी लगा के रखी हुई थी, तो इसमें भी जहाँ मुझे प्रॉब्लम बुझा रहा था, बुझा उसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, उसको ख़त्म कर रही हूँ। और बाकी 1-2 सेट बचा हुआ है, जिसको मैं आज लगाऊंगी, तो आपको बताऊंगी कितने नंबर आए थे। और ये देखिए मेरा इंग्लिश का नोट है, इसमें मैंने इंग्लिश का सारा लिख के रखी हुई है, तो इंग्लिश का भी रिवीजन करना है। मतलब कह सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, सभी को सिर्फ रिवीजन कीजिए और कुछ नया मत पढ़िए। मैं भी वही कर रही हूँ। ये देखिए ये मेरा सीडीपी का है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा सीडीपी का नोट है। तो मैं इसमें सीडीपी का सारा लिखी हुई हूँ कि जहाँ जो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वो सब चीज़ मैंने इसमें लिख रखी है। तो मैं उस चीज़ को भी पढ़ रही हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स करना, ताकि मैं फिर से आपको नई जानकारी दूँ।